गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम चरण गणपति को। अलग अलग विधाओं से परिपूर्ण राकेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, हमसे बातचीत करेंगे। राकेश तिवारी एक ऐसा नाम जो छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मैं शुरू से ही बचपन से ही गा रहा हूँ। हमारे गांव में नाच पार्टी भी था, एक तो जेवरा नाच पार्टी, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता था। एक बड़ी प्रसिद्ध विधा है राम वो जय गंगा, वो भी विलुप्त हो गया, अब कोई शहर में दिखते नहीं दिखते। वो लोग बसदेवा जाति के थे और यहाँ रायपुर में भी रहते थे। वीर नारायण शहीद महान, अमर रही वो खर बलिदान, जय छत्तीसगढ़। अरे सन 1857 लड़े नारायण छत्तीसगढ़िया, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इस विरासत को बचाने के लिए पहले आयोजन होते थे साहब, सालाना बड़े आयोजन होते थे, अब थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ रही। बना के रखे हैं और पुरखौती मुक्त आंगन में बहुत सारे, फिल्म विकास निगम में बहुत सारे हैं, तो सारे नियम बने हुए हैं, सारे से पोस्ट बने हुए हैं, बहुत सारे अकादमी हैं। अगर वो ईमानदारी से रन करे तो बहुत बढ़िया है। यहाँ तो स्थान है घड़ी चौक, वो 24 घंटे में 24 धुन उसमें से सुनाई पड़ते हैं, बड़े ही अद्भुत मनमोहक धुन है। और उस धुन को बनाने का काम राकेश तिवारी जी ने किया है और उस धुन की वजह से इन्हें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो अंकित भी किया। हमने 24 धुन सेलेक्ट किया। 24 धुन में जो शुरू में जो सुबह बजने वाली धुन है, उसमें आपका राम सत्ता है, पंथी है, पंडवानी, ऐसा सब धार्मिक जो है उसको हम सुबह में रखें। सीताराम ले लो गा, जय जोहार ले लो, हे सीताराम ले लो जी, जय जोहार ले लो। सीताराम ले लो मोर भाई, जाति बिराती सीताराम ले लो, जय जोहार ले लो मोर भाई, जाति बिराती जय जोहार ले लो। नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज छत्तीसगढ़ के एक ऐसे कलाकार जिन्हें आप लोक कर्मी, रंग कर्मी, अलग अलग विधाओं से परिपूर्ण राकेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, हमसे बातचीत करेंगे और छत्तीसगढ़ की रीति नीति संस्कृति तमाम चीजों को बेहद करीब से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। राकेश तिवारी एक ऐसा नाम जो छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। कहाँ से सफर की शुरुआत हुई और अभी अपने आप को कहाँ पाते हैं? अवधेश जी, मेरी जो जन्म है वो बेमेतरा जिला, वर्तमान ग्राम जेवरा है, वहाँ मैं पैदा हुआ। मेरे जो दादाजी थे लक्ष्मण प्रसाद तिवारी जी, वो उस समय फाग मंडली और जस गीत गांव के जितने भी उसमें जाते थे वो, तो बचपन से ही छोटे से ही उनके साथ जाता था मैं, जो गोदी में बैठ के गाता था फाग गीत, जस गीत। तो वहीं से लगा कि कुछ किया जाए, तो मैं शुरू से ही बचपन से ही गा रहा हूँ। हमारे गांव में नाच पार्टी भी था, एक तो जेवरा नाच पार्टी, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता था। तो उसी समय से आपके नाम के आगे वही जेवरा लगा, आपके गांव का? हाँ, गांव का नाम जेवरा। आपने होली और फाग का जिक्र किया। छत्तीसगढ़ में अगर 100% कहीं पे आयोजन होता हो तो मैं दावा करता हूं, मैं आपके क्षेत्र का नहीं लेकिन दावा करता हूं साहब, 95% में सबसे पहला गाना आपका बजेगा गणेश जी का। गणेश जी का बजता है ना सबसे पहला गाना। आपके भी कई कार्यक्रम हमने देखे हैं, तो थोड़ा सा एक बार दर्शकों को गुनगुना के जरा। गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम चरण गणपति को। अरे प्रथम चरण गणपति को, प्रथम चरण गणपति को। हे गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम चरण गणपति को। बहुत लंबा रहता है। काखर पुत गणपति भय, काखर हनुमान, ये जितने भी लोकगीत है ना, उसमें मेरे को लगता है प्रश्न उत्तर ज्यादा रहता है। कहाँ से आए, यहाँ से आए, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, काहे का है, इसका है, तो बहुत लंबा चलता है गाना। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक तौर पे, गीत संगीत के तौर पे बड़ा समृद्ध राज्य। बिल्कुल बिल्कुल। मौजूदा समय में आप तो कई सालों से इस विधा को जी रहे हैं। जी। कितना परिवर्तन देखते हैं आज के समय में? अवधेश जी, परिवर्तन तो बहुत हुआ है पहले, लेकिन उस परिवर्तन को मैं तो कुछ को सकारात्मक भी मानता हूं कि जब भी अब डिजिटल युग में आ गए हैं तो कुछ ना कुछ होगा। तो वाद्यों, जहां हम बेंजो बजाते थे वहां आज सिंथेसाइजर आ गया है।
जहां मंजीरा बजाते थे तो मंजीरा दिखता नहीं है, कहीं वो पैड से निकालते हैं वो जो मंजीरा का झांझ का। तो थोड़ा परिवर्तन तो आया है, फिर भी मैं चाहता हूं कि इसकी जो पारंपरिकता है वो बनी रहे। मैं जहां तक मेरे कार्यक्रम में मैं पारंपरिकता को ही ध्यान देता हूं। आप देखेंगे फाग गीत गाऊंगा तो नगाड़ा बजेगा, और जस गीत गाऊंगा तो मांदर बजेगा। तो वो जो वाद्य है उसको लेके उसकी अलग एक पहचान है और वो करके चलना चाहिए। लेकिन कुछ न कुछ तो परिवर्तन हो ही रहा है। धुनों में परिवर्तन है, कुछ फिल्में अब बनने लगी है, 200-250 फिल्म बन गई, तो फिल्मों का प्रभाव आ गया है। कुछ जो फाग गीत है और हमारे जो गीत है उसमें भी फिल्मी जो गीत है उसके पैरोडी टाइप आ रहे हैं। तो परिवर्तन तो हो रहा है। बड़े बड़े कलाकार हुए छत्तीसगढ़ में। आज के जितने युवा कलाकार हैं, मैं कई लोगों से चर्चा करता हूं, मूल पे फोकस कम है। बाकी अब बड़े सिंगर हो गए हैं, लेकिन साहब एक जगह लोकगीत सुना दीजिए अगर ऐसा बोला जाए तो आजकल मैं लोकगीत थोड़ा कम गाता हूं, हो रहा है, ऐसा उनका जवाब होता है। ये कितनी बड़ी चिंता है राज्य बहुत की? बड़ी चिंता है, और इस पे हम सबको, पूरे समाज को चिंतित होना पड़ेगा। सभी के लिए चिंतनीय है ये, और शासन को भी जहां तक सब इसके लिए थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा कि शासन जो भी कार्यक्रम दे तो जो पारंपरिकता है उसको भी देख के, जैसे हमारा आयोजन है, पंथी है, पंडवानी है, चंदैनी है, भरथरी है, गोपी चंदा है, सरवन है, बांस गीत है, आपका सरहुल है, ककसार है, आपका जितने भी जो ट्रेडिशनल सब गीत संगीत नृत्य है उनका एक एक समारोह हो, प्रिजर्व उसी से रहेगा वो। और क्या होता है जब कलाकार जैसे पंडवानी उंडवानी वाले हैं उनको कोई कार्यक्रम वगैरह नहीं दिखता तो वो लोकमंच तरफ भाग जाते हैं। और लोकमंच हमारे यहाँ क्या है, टोटल ऑर्केस्ट्रा है वो। मैं भी लोकमंच करता था, अब मैं क्या, मेरा वो ज्यादा लोकप्रिय है यहाँ। लोकमंच होता क्या है कि सिंथेसाइजर हो गया, पैड हो गया, हारमोनियम हो गया, गायक गायिका गा रहे हैं और 5 लड़की 5 लड़का नाच रहे हैं। तो मैं जब नाटक लाया, मैं एक राजा फुकलवा मेरा नाटक था, उसके पीछे की कहानी बता रहा हूँ। तो मैं बॉम्बे गया था कुछ प्रोग्राम में, बॉम्बे दिल्ली जाते रहता हूँ, मित्र मंडली है। दिल्ली गया था, बोले यार तू क्या करता है? मैं बोले यार अब आजकल मेरा बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, गाना गाता हूँ। कैसा होता है तुम्हारा प्रोग्राम? तो बताया लड़की नाचते हैं, लड़का। अबे बोले ऑर्केस्ट्रा है, उसमें तू कहीं नहीं आ पाएगा, तू वहीं रहेगा रायपुर में अपना करके। तो क्या करूं? तो बोले यार कोई कथा पकड़ो, लोक नाट्य है तुम्हारे यहाँ एक से एक नाचा शैली में। तो वो मैं उसके दिमाग में घुस गया। फिर मैंने फोकलवा का निर्माण किया, राजा फोकलवा, उसका करीब 150 शोज किए मैंने। तो उसका दिल्ली में लगभग 600 हुए, बॉम्बे में 600-700 हुए, गोवा हुआ, कलकत्ता हुआ, उज्जैन हुआ, इंदौर हुआ, नागपुर हुआ, सारे फिर उसी में मुझे लगता है कि उसी से ही मुझे जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है ना, वो नाटक के ही कारण 2018 में आप, हाँ 2018 में। जो कैसा लगा एक जेवरा गांव से निकल के एक ऐसा बच्चा जो अपने दादाजी के गोद में बैठ के फाग गीत संगीत सुनता हो और राष्ट्रपति भवन में जाके सम्मान ले रहा? वो अद्भुत लगा मेरे को। तो वो समय ऐसा था कि हमने याद किया दादाजी को, पूरे परिवार के, हमारे पूरे फैमिली भी गए थे राष्ट्रपति भवन। बड़ा अच्छा आयोजन था। तो वो अच्छा अद्भुत क्षण था वो। किसी भी कलाकार के जीवन में उसको रिकॉग्नाइज करे, उसको सम्मान मिले, एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण होता है वो। पहली बार जब आपको फोन आया, स्वाभाविक फोन आया होगा, पहली आवाज जब सुनी होगी आपने, आपको पता चला होगा कि मुझे सम्मान मिलने वाला है, वो अनुभूति कैसी थी? किससे आपने शेयर किया? वो अनुभूति क्या है, मैं पहले सम्मान को ज्यादा जानता नहीं था। ये हमने सुना था पद्मश्री, तो वो बड़ा सम्मान था हमारे लिए कि संगीत नाटक एसएनए अवार्ड होता है, मैं ज्यादा नहीं जानता था। तो एसएनए अवार्ड में होगा कोई सम्मान उमान करके, तो मेरे मित्र का तो बोले एसएनए अवार्ड बड़ा सम्मान है। बोले कलाकार का अगर सबसे बड़ा सम्मान है तो संगीत नाटक अकादमी सम्मान है, उसके बाद तुम्हारा आता है, तुमको बोले मिला है। तो मैं बोला, और फिर मैं मुंबई गया, तो वहां सब ड्रामे के थे, तो कुमुद मिश्रा जी वगैरह सब ये थे। हमारे बच्चे ने बताया कि पापा आए हुए हैं, तो उस समय सब थे, तो पापा आए हुए हैं, एसएनए अवार्डी हैं। अच्छा। तो सब रुक गए वो। अच्छा। फिर आके मेरे से मिलने लगे। मैं बोले यार वो सारे बड़ा चीज मिल गया, बड़ी चीज है ये, तो अपने को पता नहीं है क्या है कैसा है। इसी तरीके से हमारा नाटक हुआ फोकलवा, हो हम नहीं जानते थे कैसा बना है वो। हमने नाटक बनाया, फिर उसकी जो समीक्षा होती थी ना, तो जब अखबार में छपता था वो, तो मेरे को लगता था यार हमने ये तो बताने की कोशिश ही नहीं की है।
वो लोग उसका अर्थ अलग टाइप के निकालते थे। भ्रष्ट शासन पे प्रहार करता हुआ राजा पोकलवा, हम तो सीधा कहानी को किए थे, तो वो अपने अपने तरीके से निकालते थे उसका, जैसे करनी वैसे करनी को चरितार्थ। तो वो बड़ा मजा आया उसमें। तो कुछ चीज अपन नहीं जानते, लेकिन वो लोगों के लिए बड़ा रहता है। 1500 करीब एपिसोड उसके हुए, हाँ, दिल्ली, मुंबई, तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में। कैसे उसकी परिकल्पना हुई, क्योंकि एक बड़ा प्रसिद्ध आपकी रचना है वो। नहीं, राजा पोकलवा की रचना, एक तो वही दिल्ली वाले मित्र का हुआ, दूसरा मैं फिर सोचा कि मैं कैसे किया जाए। यहां मैं देखता था कई नाटक मंडली, मिर्जा मसूद के साथ जी जो नहीं है अभी, जलील रिजवी जी, राजकमल, इनके साथ मैं हिंदी नाटक करता था, हिंदी रंगमंच। तो हिंदी रंगमंच मैं भी सोचूं कि मैं कोई नाटक करूं, हिंदी करूं। आप देखे होंगे हिंदी नाटक पूरे देश में होता है। तो मैं आषाढ़ का एक दिन कर रहा हूं, या तो मैं मिट्टी का गाड़ी कर रहा हूं, या आपका सखाराम बाइंडर कर रहा हूं। तो एक बार अगर कोई प्ले देख लिया हूं, तो मैं उसको अगर रायपुर में करता हूं ना, तो उसका कम से कम ना 20-25% अंश आएगा ही ब्लॉकिंग में। अच्छा, वो 100% आएगा, कोई भी डायरेक्टर हो। वही नाटक चलता है हिंदी में, नया नहीं रहता। तो मैं बोला कुछ नया किया जाए, तो हमने नया लिखा, नए उनके सब एंट्री एग्जिट दुनियादारी सब नाचा प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, कि ऐसा लगा कि हमारी कृति है ये, इसमें किसी का राइटिंग में भी कोई नहीं है। गाना भी था उनका, गाना बहुत जबरदस्त था। हमने गणेश वंदना को एक नया छत्तीसगढ़ी में पहली बार दिया, हम व्यंग्य रूप में उसका गणेश वंदना सुना रहा हूं मैं। जय हो गणराज आजा सभा में आज, जय हो गणराज आजा सभा में आज। उसका था महंगाई काबर बाढ़त है, काबर बाढ़े बेरोजगार। हमने अंतरा में ये लगाया, गणेश भगवान से पूछ रहे हैं, महंगाई काबर बाढ़त है, काबर बाढ़े बेरोजगार, काबर तय चुप बैठे हंस, कहा बे तोरे राज, जय हो गणराज आजा सभा। तो हमने टोटल, जब हमारे गणेश वंदन चलता है ना, तो गणेश भगवान को बोलते हैं, महाराज महंगाई है, बेरोजगारी, आप चुप क्यों बैठे हो, सुर में उसको उठा के पटको, फलाना करो ठिकाना करो। हमारा नाटक यही से शुरू होता था। तो हमने जो, मैं जानता हूं मेरा ऐसा पहला व्यंग गणपति वंदना है। तो मैं पहले घबराता भी था कि लोग बाग मुझे कुछ बोले मत, कि गणपति वंदना में आप व्यंग कर रहे हैं। व्यंग कर रहे हैं। तो हमने किया इसको, यहीं से हमारा नाटक शुरू होता था। तो लोग बाग समझ जाते थे कि अब कुछ होने वाला है ये। तो बहुत मजा आया ये। तो फिर ये इसको वो बहुत सुनते भी थे, एंजॉय भी करते थे गणेश वंदना को। आपके टीम में बड़े अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, कोई प्रोफेसर रह चुके हैं। मैं आपके कार्यक्रम देखता हूं। तो ऐसा नायाब हीरा कहां से कलेक्ट कर लिया? नहीं, हमने जो, एक तो हम रिहर्सल करते थे, लोग बाग आते थे, तो ऐसे हमने नया आदमी को लिया जो कभी मंच में नहीं चढ़ा था। हम बोले भैया आप भग जाओगे उधर, फिल्म वाले जाओगे, तो हमारे पास जो रहोगे। तो हमारा एक आर्टिस्ट अभी भी निधन हो गया, हेमंत वैष्णव, बड़ा हमारा फोकलवा वही बनता था। उस जब से निधन हुआ हमारा नाटक बंद हो गया है, तो कर नहीं पा रहे। अभी सोच रहे शुरू करें करके। तो ये लोग सब आते थे हमारे, जो एक मैं उस समय महाविद्यालय चलाता था, चित्रोत्पला लोक संगीत महाविद्यालय, उसमें सारे लोग आते थे सीखने। तो हमारा नाटक का जन्म भी उसी से हुआ। जब कोर्स खत्म होता था, अपना क्लास खत्म हो जाता था, उसमें जो लोग रुकते थे, हम लोग फिर स्क्रिप्ट पढ़ते थे। अभी हमारा दूसरा नाटक भी तैयार है, उसको लेके घूम रहे हैं, दसमत कहना। वो भी यहाँ के लोग उस पर बेस है। तो मैं चाहता, भाई तीसरा नाटक भी हमारा बन रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जो कहानियां हैं, यहाँ की जो लोक कथा है, वो ज्यादा से ज्यादा वो उनका प्रचार प्रसार हो। दूसरे राज्यों में छत्तीसगढ़ को कितना महत्व मिलता है, खास करके लोक कला के क्षेत्र में? आप तो देश भर में घूमते हैं, कितना महत्व? बहुत ज्यादा महत्व मिलता है। और आप कहीं नहीं देखे, मैं तीजन बाई का वो क्रेज देखा हूं। मैं और तीजन दीदी एक बार गए हम लोग देहरादून। देहरादून गए, तो वहां मैं लोक कलाकार का क्रेज देखा, तीजन बाई का। पूरे पत्रकार लोग खड़े थे कि कब उनसे बात हो। मैं था, तो मेरे को बोलते थे भैया 2 मिनट के लिए हमसे बात करवा दो। लेकिन तीजन जी का भी अपना एक अलग स्टाइल था। वो पूरे वर्ल्ड घूमी हुई थी। वो बोली नहीं, इन लोगों को बोलो 4:30 बजे आए। मेरे को ऐसा गदगद हुआ कि मेरा छत्तीसगढ़ी हमारे पंडवानी गायिका, और 4:30 बजे एक समय दिए, बेचारे 12 बजे से आए थे, सब 4:30 बजे आए। तो उनसे बातचीत किए और क्रेज देखा। फिर मंच में जब चढ़ी हो, तो उस दिन मेरा कार्यक्रम था, तीजन बाई जी का कार्यक्रम था,
जगजीत सिंह का कार्यक्रम था। अच्छा। और 3 लोगों का कार्यक्रम था एक मंच में। एक विरासत फेस्टिवल होता है देहरादून में, बहुत बड़ा उत्सव है वो। तो वो जब चढ़ी मंच में, जबरदस्त। तो अभी भी लोग ये अपना, जहां तक हम इंडिया में, भारत में कोई भी उत्सव हो तो बिना बस्तर के गौर नृत्य के बगैर अधूरा है वो। डांस में गौर नृत्य ही जाता है वहां, और पंडवानी का ही समावेश रहता है। नाचा का लोकनाट्य जहां भी होगा तो नाचा वाले जाएंगे। तो बहुत देश में तो सब जानते हैं छत्तीसगढ़ को, और हबीब तनवीर साहब ने तो पूरा जलवा बिखेरा हुआ है विश्व भर में। छत्तीसगढ़ में इस विरासत को बचाने के लिए पहले आयोजन होते थे साहब, सालाना बड़े आयोजन होते थे, अब थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ रही है। होना चाहिए आयोजन, तो गवर्नमेंट ने, शासन ने बनाया हुआ है, और वो जो संस्थाएं वो भी फिलहाल रन करना चाहिए उसको। 5 साल से अभी भी बंद पड़ा है। उसके पहले भी कुछ प्रयास हुआ था, जैसे बना है, सब योजना है डिपार्टमेंट में। जैसे कथक केंद्र बना हुआ है रायगढ़ में, बंद है, अभी शुरू होना चाहिए। नाचा केंद्र बना है, आपको पता हुआ है कि नहीं है? नाचा केंद्र की स्थापना हो चुकी है, उसका ऑफिस है, अपना कार्यालय है राजनांदगांव, वो भी बंद पड़ा है। और आदिवासी लोक कला परिषद है, और कला परिषद है, और साहित्य परिषद है, ये अभी नियुक्ति हुई है शशांक जी की। तो इस टाइप के तो बना के रखे हैं। और पुरखौती मुक्त आंगन में बहुत सारे, फिल्म विकास निगम में बहुत सारे हैं। तो सारे नियम बने हुए हैं, सारे से पोस्ट बने हुए हैं, बहुत सारे अकादमी हैं, पीठ है, तो है तो। लेकिन वो अगर वो ईमानदारी से रन करे तो बहुत बढ़िया है। यहाँ तो दूसरे राज्यों में हम देखते हैं हमारे कलाकार जाते हैं, एक बड़ा आयोजन वहां का साल में 2 साल में एक बार प्रसिद्ध आयोजन हमेशा होते रहता है। छत्तीसगढ़ में ऐसे आयोजन होते नहीं है जो एक ट्रेडमार्क हो छत्तीसगढ़ का कोई लोक मंच हो, लोक रंजनी, कुछ भी ऐसा नाम हो जो हर साल एक बड़ा आयोजन हो, देश भर के लोग शामिल हो उसमें। वो आयोजन नहीं हो पा रहा है। अभी बीच में इन्होंने क्या अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव ऐसा आयोजन किया था, तो वो भी 2-3 साल हुआ, और उनका भी स्वरूप ऐसा नहीं था जैसे होना चाहिए। तो उसमें तो लोक कलाकार का कोई स्वरूप नहीं था। लोग विदेशों से भी टीम आई, हमने देखा उसको बड़े अच्छे से, हमने देखा, कवर किया कि वो एक पर्टिकुलर एक डांस फॉर्म को लेके सारे लोक विधा, लोक कला उसमें दिखाई नहीं पड़ा ना। होना चाहिए। देखो 2-3 आयोजन तो मुख्य होना चाहिए। एक तो होना चाहिए बहुभाषी नाट्य उत्सव। बहुभाषी कहने से ऐसा पता चलेगा कि मराठी आए और इसमें सब लोग रहते हैं, तो मराठी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, आपका बंगाली हो गया, आपका उड़ीसा का हो गया, आपका साउथ का हो गया, आपका कश्मीर का हो गया। तो ऐसे रहे जिसमें पूरा नाम हो, और वहां स्टेट के लोग बाग कलाकार ये सोचे कि भाई इस साल हम जाना है हमको बहुभाषी नाट्योत्सव में। वैसे ही एक भारतीय शैली पे अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता, या जो नृत्य का आयोजन हो, एक नाटक का आयोजन, एक नृत्य का आयोजन, एक कथक का आयोजन, एक क्लासिकल का आयोजन, ऐसा 3-4 आयोजन हो, तो लोकगीत का आयोजन, तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ये। लोकगीत का जिक्र बार बार कर रहे, कुछ एक बार सुना देते तो बड़ा आनंद आ जाता। कौन काम के रे भाई कैसे कैसे बताओ, कौन कौन सा चीज फालतू है। तो एक अंतर सुनाता हूं मैं। कोने काम के रे भाई कैसे कैसे बताओ, कोने काम के आगा, कोने काम के रे भाई कैसे कैसे बताओ, कोने काम के ऊपर पर छीन तरी कुलच्छिन, कोने काम के फुटहा फुटहा डोंगा पंडित पोंगा, कोने काम के सुक्का डबरा बोईर कड़हा, कोने काम के, कोने काम के, कोने काम के रे भाई कैसे कैसे बताओ, कोने काम के। तो ये नाचा गीत था, बहुत बढ़िया। इसको मैं इसका तो दूसरा अंतरा भी बनता है। हाँ, इसका दूसरा याद नहीं है मेरे को यार, वो अंतरा तो है, बहुत बढ़िया लिखे हैं। अरे दूसरा गीत सुना देता हूं मैं। बिल्कुल। अरे बाजाला बजा दे रे भाई, बाजाला बजा दे रे भाई रे, तोर बाजा बड़ा निके लागे राम, बाजाला बजा दे रे भाई, बाजाला बजा दे रे भाई रे। हे कहवा ले आवे तोर माटी के मंदरिया रे, माटी के मंदरिया रे, माटी के मंदरिया रे। कहवा ले आवे बैंड बाजा राम, बाजाला बजा दे रे भाई, बाजाला बजा दे रे भाई रे। हे दुर्ग ले आवे तोर माटी के मंदरिया रे,
माटी के मंदरिया रे, माटी के मंदरिया रे। रायपुर ले आवे बैंड बाजा राम, बाजाला बजा दे रे भाई, बाजाला बजा दे रे भाई रे। अच्छा, गीत संगीत के बाद अचानक दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि राकेश तिवारी जी का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वो कहां से आपको परिकल्पना आई कि 24 धुन आपको बजा दे? पहले मैं दर्शकों को जरा ब्रीफ कर देता हूं, फिर आप बताइएगा। अगर आप राजधानी रायपुर आएंगे तो छत्तीसगढ़ का ट्रेडमार्क जो एक स्थान है घड़ी चौक, वो 24 घंटे में 24 धुन उसमें से सुनाई पड़ते हैं। बड़े ही अद्भुत मनमोहक धुन है और उस धुन को बनाने का काम राकेश तिवारी जी ने किया है और उस धुन की वजह से इन्हें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो अंकित भी किया गया है। कहां से परिकल्पना आपको आई? परिकल्पना एक आईडीए के साथ हमारी बैठक हुई। आईडीए वाले ने कहीं सुने होंगे, कहीं एक आध जगह और है वर्ल्ड विश्व में कहीं ऐसा धुन उन बजता है, तो हमारे पास आए। तो उनको पता किए होंगे कौन बना सकता है, तो बोले राकेश तिवारी के पास चलते हैं। तो पहले तो 24 धुन सेलेक्ट करना था, फिर हमने 24 धुन सेलेक्ट किया। तो 24 धुन में जो शुरू में जो सुबह बजने वाली धुन है उसमें आपका राम सत्ता है, पंथी है, पंडवानी, ऐसा सब धार्मिक जो है उसको हम सुबह में रखें। फिर दोपहर में, फिर जो मनोरंजन के हैं नाचा वाचा, और रात में बांस गीत तक के, फिर ऐसा करके 24 धुन बनाए हमने। फिर आईडीए के साथ हमारी बैठक हुई। फिर आईडीए ने बोला भाई इसकी कमेटी बना लेते हैं, क्योंकि आलोचना भी होती है। तो उसमें 3 4 5 लोगों की कमेटी में बना लो कमेटी। कमेटी भी बनाए, उसमें उसको प्रस्तुत भी किए 24 धुन ये है। कमेटी ने बोले यस। फिर हमने पूरे लगभग 40-50 कलाकार, जैसे बांस गीत है तो उसके अलग बला था, बस्तर के कुछ कलाकार थे, कुछ यहाँ के कलाकार थे बजाने वाले, सब मिला के हमने इनका 2-2 मिनट का एक धुन बना के दिए। फिर उन्होंने 30-30 सेकंड का इनको वो बांटा कि हर घंटे क्या क्या बनेगा। फिर उसको भेजे शायद चेन्नई, वहां से कुछ चीप बन के आया। तो जब टेस्टिंग हुआ तो गड़बड़ सड़बड़ हो गया धुन। 12 बजे के 1 बजे बजता था, 2 बजे 3 बजे बजता था। फिर हमारे पास आया भैया ये ठीक ठाक बज रहा नहीं बजना, बोले फिर सुनाए, बोले ये ऐसा ऐसा बजना चाहिए। फिर वो ठीक बजा, फिर चला शायद अभी बंद है और मैं चाहता हूँ कि शुरू हो जाए। हमको भी उसमें शर्म महसूस होता है, बोले ये धुन बनाया है, तो बोलता है कहाँ है, हम सुनने जाएंगे, साला बंद पड़ा है। तो आईडीए को चाहिए, मैं आईडीए से निवेदन भी करता हूँ कि वो घड़ी का जो धुन है वो यूनिक चीज है, तो उसको शुरू किया जाए। आपने राम सत्ता का जिक्र किया, राम सत्ता विलुप्त हो गया, विलुप्त हो गया है। न जगह बचे, न मंडली बची, न लोगों का उत्साह बचा। कैसे काम चलेगा? कैसे हम संस्कृति पे लौटेंगे? क्या है ये जो आजकल राम सत्ता के जगह मैं सोचता हूं ज्यादा आजकल ना रामायण का जो आयोजन हो रहा है। राम सत्ता पहले होता था, उसमें बहुत सारे गाने बजते थे, धुन होता था रामचंद्र जी का, इसका उसका, और वो 3-3 4-4 दिन का होता था, अखंड होता था वो। आजकल वो चीज नहीं हो रहा है। वो राम और रामायण जो है रामचरितमानस का, उसका प्रसार थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। उसके कारण हमारे राम सत्ता जो है ना, मैं जहां तक मानता हूं उसमें कमी आ गई है। रामायण तो हो रहा है। एक बड़ी प्रसिद्ध विधा है राम, वो जय गंगा, वो भी विलुप्त हो गया। अब कोई शहर में दिखते नहीं दिखते। वो लोग बसदेवा जाति के थे और यहाँ रायपुर में भी रहते थे वो लोग, रामकुंड में, ये रामनगर या रामकुंड में रहते थे। रामकुंड के पास रहते वो भी विलुप्त हो गया। अभी बहुत कम लोग आते हैं। वो बड़ा गाथा को गाने वाले, मतलब गाथा, उनके धुन आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो अवधेश जी पहले एक ना हरबोलवा आते थे। हरबोलवा आप सुने होंगे। वो हरबोलवा जब मैं एक बार देखा था हमारे गांव में, वो विलुप्त हो गए बिल्कुल। हरबोलवा माने वही हरबोला है, बुंदेले हरबोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी। तो हरबोलवा जब गांव में आते थे वो, तो पहले तो शाम को घूमते थे गांव में और अपना भजन कीर्तन गाते हुए, और समझ में आ जाता कि हरबोलवा आया हुआ है। सब गांव के नाम को इकट्ठा करता था, अवधेश जी फलाना जी ढेकाना जी फलाना दाऊ ढेकाना दाऊ, सबको इकट्ठा करके सुबह 4 बजे स्नान करके गीला कपड़ा पहन के कोई पीपल या किसी झाड़ में बैठ जाता था वो। और वहां से अवधेश दाऊ की जय, फलाना दाऊ की जय, ऐसा करके चिल्लाते थे वो, और नीचे बिछाते थे कपड़ा। तो एक चारण भाट टाइप का है वो, कि आदमी का माइक वाइक तो था नहीं, अगर मैं अपने आवाज को झाड़ से सुन रहा हूं तो बड़ा गदगद लगता था, मैं हूं गांव का। तो जो पैसा वैसा है वो वहां देते थे, वो भी चला गया। वो हरबोलवा दिखता ही नहीं है।
वो जय गंगा वाला धुन अगर दर्शकों को सुना दे तो याद आ जाएगा। बड़ा मतलब बड़ा अद्भुत कला था वो। मैंने ये धुन का, ये तो गाथा गाते हैं ना, तो मैंने इसमें वीर नारायण सिंह का एक वो किया था भी, जय छत्तीसगढ़ जय छत्तीसगढ़ जय छत्तीसगढ़ जय छत्तीसगढ़, वीर नारायण शहीद महान अमर रही वो खर बलिदान जय छत्तीसगढ़। अरे सन 1857 लड़े नारायण छत्तीसगढ़िया जय छत्तीसगढ़। अरे सोना खान में परे दुकाल रोवे देख नारायण हाल जय छत्तीसगढ़। अरे कतेक सहे सहे ना जाए नारायण बंदूक उठाए, जमाखोर के धान ललूटे नारायण जनता ला बांटे जय छत्तीसगढ़, वीर नारायण शहीद महान अमर रही वो खर बलिदान। ऐसा करके पूरा एक गाथा बनाया था। वो जब गाते थे सवेरे सवेरे घर के मजा बाहर, आता था, बहुत आता। कृष्ण भगवान की किस्सा अक्सर गाते थे वो, लोग सुनते थे बाहर, घर से बाहर निकल। सुनते थे। अब वो समय नहीं लौट पाएगा। पैजन पकड़े थे हाथ में, छीन 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 करके बस। अब वो समय नहीं लौट पाएगा, वो नहीं लौट पाएगा। बहुत सारी चीज, बांस गीत कम हो रहे हैं। मैं आपने अच्छा याद किया। मैं एक आर्काइव के लिए काम कर रहा था साहब, बांस गीत को कलेक्ट करने के लिए बेमेतरा में ही मुझे एक पार्टी मिली। अच्छा। अब उसने दिन भर के तैयारियों के बाद शाम को तैयार हुए बांस गीत गाने के लिए, राउत परिवार के लोग थे उन्होंने। और जब वो गाए तो लगभग 30-35 लोगों की टीम थी हमारी, लगभग 5-6 लोगों के आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत जबरदस्त गाते। क्या अद्भुत बांस गीत। बांस की आवाज ही अद्भुत होती है ना वो। और उसके बाद वो दुख को व्यक्त करना, दुख को व्यक्त करते हैं। हाँ। तो रुदन जो है उसका। जसगीत के क्षेत्र में भी आपका बड़ा नाम है, खूब देवी गीत आप गाते हैं। तो दर्शकों को अगर कुछ देवी गीत सुना दे, हालांकि मौसम नहीं है लेकिन देवी तो सर्वमान्य हमेशा है। नेवता नेवती के हो रे जग रचो महामाई, नेवता नेवती के हाँ जग रचो महामाई, नेवता नेवती के हाँ। हो जब डोंगर गढ़ बंबलाई नेवते रतनपुर महामाई, डोंगर गढ़ बंबलाई नेवते रतनपुर महामाई। जब दुर्ग के चंडी दाई नेवते नेवता नेवती के हो रे जग रचो महामाई, नेवता नेवती के हाँ जग रचो महामाई, नेवता नेवती के हाँ। ये जब शुरुआत होती है तो सब देवी देवता का आवाहन करते हैं। तो डोंगरगढ़ है, रतनपुर है, आपका समलाई मैया है, आपका मैहर की शारदा माई है, धमतरी के बिलई माता है। ऐसा ये लंबा चौड़ा चलता है गाना। सुमरनी बोलते हैं आवाहन करके। एक बारामासी भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ छत्तीसगढ़। हाँ, बारामासी का बहुत सारे। बारामासी तो मतलब खूब ट्रेंड पे रहा कि बारामासी अगर गाएंगे तो बड़ा अद्भुत आनंद आएगा करके। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि इस विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा? मैं लोकगीत की बात, लोकगीत में मैं ना भी तो मैं एक देख रहा था, जैसे बांस गीत बजाते हैं रावत समाज के लोग। बच्चे आजकल बांस गीत नहीं बजा रहे हैं, वो पढ़ने लिखने लग गए। उनको थोड़ा लगता है कि मैं बांस कैसे बजाऊं। तो मेरे को तो बड़ा चिंतनीय लग रहा है कि अब जो बांस गीत बजाने वाले हैं वो करीब 45 से 50 साल के हो गए। ज्यादा हो गए। हाँ, ज्यादा हो गए। अब नए बच्चे बिल्कुल, फिर गैप हो गया है। तो मेरे को कुछ दिन में लगता है बांस ही नहीं बजेगा। मैं कई लोगों को बोला, जैसे अभी पंडवानी के बारे में भी जैसे चेतन देवांगन जी आए थे, कल बातचीत हो रही थी, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं कि उसकी जो नाती है, बच्चा तो नहीं सीखा उनका, वो नाती को कुछ प्रसंग सिखा रहे हैं। मैं बोले यार इसको सिखाओ, बढ़िया। कल सुनाया भी गा के वो। तो जब तक हम लोग नहीं बचाएंगे, हमारे बच्चे नहीं सीखेंगे तो गड़बड़ है। और अपने जवाबदारी भी सिखाएं। भले आप IAS बनो, भले IPS में जाओ, आप टीचर रहो, जो भी रहो, लेकिन अगर बांस सीख गए हो तो बड़ी चीज है। एक दिन बजा दो बांस बैठ के, है और मजा आएगा कि चलो भाई फलाना कलेक्टर बांस बजाता है। तो ये बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। और वो अपनी जो संस्कृति है, अपने जो वाद्य हैं, वो तो सीखना जरूरी है। उसमें ध्यान देना चाहिए कि सीखना चाहिए। भले आप संगमरमर लगा लीजिए, लेकिन मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए। बिना उसके उद्धार नहीं हो पाएगा। कई लोग गाते हैं, बड़े ऑफिसर हो गए उसके बावजूद गाते हैं, भजन गाएंगे, पुराने अपने गाते हैं। बिहार के बहुत सारे लोग संरक्षित किए हुए हैं, फगुआ उगुआ बोलते हैं, गाते हैं बिहार के लोग। अब दिल्ली उल्ली में जहां भी IAS वगैरह भी है, बैठेंगे ठेठ तरीके से गाते हैं।
बहुत मजा आता है, कई लोग हैं अभी भी। समापन की ओर हम बढ़ रहे, एक कुछ धुन सुना दीजिए फिर समाप्त करेंगे। सीताराम ले लो मोर भाई, जाति बिराती सीताराम ले लो, जय जोहार ले लो मोर भाई, जाति बिराती जय जोहार ले लो, सीताराम ले लो गा जय जोहार ले लो, हे सीताराम ले लो जी जय जोहार ले लो, सीताराम ले लो मोर भाई, जाति बिराती सीताराम ले लो, जय जोहार ले लो मोर भाई, जाति बिराती जय जोहार ले लो। बेहद शुक्रिया हमको समय देने के लिए, एक बेहद गंभीर विषय पे बड़े विस्तार से चर्चा करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।